नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। आज मुझे एक पंक्ति याद आती है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कि खम ठोक ठेलता है जब नर, पत्थर के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मेरे साथ में आज जिनको मैं मुखातिब करवाने जा रहा हूं, जिनको मिलाने जा रहा हूं, वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने छोटे से गांव से अपनी यात्रा शुरू की। पिताजी के कंधों पर बैठकर ऊंट गाड़ी की यात्राएं करते हुए, गांव की गलियों में घूमते हुए देश के बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुंचे और वहां से वापस लौट करके फिर अपनी माटी की ओर आए और वहां से प्रारंभ किया एक ऐसा कारवां, एक ऐसा सफर जिसका लक्ष्य था कि शेखावाटी के बच्चों को शेखावाटी में ही बेहतरीन सुविधाएं दी जाएं। मेरे साथ में राजेंद्र जी बुर्डक सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम। सर, जितना सा मुझे आपके बारे में पता है, आपकी जर्नी के बारे में पता है, मैं आप ही के मुख से सुनना चाहूंगा। लेकिन मुझे ये जानकारी है कि आपने अपना जीवन बचपन की उन यादों के साथ में पिताजी के कंधों पर बैठते हुए, गांव की गलियों में से गुजरते हुए, मिट्टी में खेलते हुए बिताया। और शायद उस समय इतने बड़े सपने नहीं थे कि देश के बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, पढ़ेंगे। और ये शायद सपना तो कभी नहीं रहा होगा, या रहा होगा मुझे नहीं पता, बताएंगे कि हम लोग शेखावाटी में ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट खड़ा कर देंगे जहां पर यहाँ के बच्चों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, यहां से वो बड़े सपने ले सकते हैं और बड़ी जगह पहुंच सकते हैं। मैं चाहूंगा सर, आप अपनी जर्नी को अपने ही मुख से हम सबको बताएं, उसको सुनाएं सर। देखो, बिल्कुल सही कहा। ऐसे कोई सपने नहीं थे। छोटे थे तो न तो घर वालों को पता था कि हमें लाइफ में क्या करना है, और नहीं हमें पता था। तो जब बड़े हुए, 4-5 साल के हुए, तो घर वालों ने आस-पास जो गवर्नमेंट स्कूल थी पास में, वहाँ जी। पे पढ़ने के लिए छोड़ दिया। वो स्कूल उस समय हमारे गाँव में 5वीं तक की स्कूल थी, तो 6वीं क्लास में दूसरे गाँव में डाल दिया, जो कि 5 किलोमीटर दूर था स्कूल। और ऐसे करते-करते 8, 9, 10 तक तो गाँव के आस-पास की गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाई करी। उसके बाद में किसी के मार्गदर्शन से, मेरे घरवालों को तो पता नहीं था, जी। लेकिन हमारे गाँव का एक लड़का सीकर पढ़ने आ गया 10th में। वो जी। मेरे साथ ही पढ़ता था, तो मैं पिताजी के पीछे पड़ गया कि मुझे भी सीकर जाना है। तो उन्होंने बोला कि आस-पास यहीं पढ़ ले कहीं। तो इस तरह से मेरा यहाँ पे सीकर आना हुआ। उसके बाद में यहाँ पर 10th के बाद में 11th में मैं एसके स्कूल में चला गया, और 12th में भी एसके स्कूल में रहा। तो गाँव से ही हम आवागमन करते थे। सुबह जल्दी उठ के 5-6 किलोमीटर हाईवे तक पैदल आते, वहाँ से किसी जीप या बस में लटक के, बैठ के, जैसे भी हो सके, और उसके बाद में पैदल-पैदल तक स्कूल आना, और शाम का घर जाने का रूटीन भी लगभग ऐसा ही रहता था। तो बड़ी मुश्किल हुआ करती थी उस समय। आज लगता है कि अपने आस-पास के क्षेत्र में बच्चों के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है। जी। उनके डोर स्टेप पे बसेज़ हैं, अपने हेडक्वार्टर पे ही हर तरह की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं। तो तुलना करते हैं तो लगता है कि अब अगर आपका मन हो कुछ अच्छा करने का, तो आप कम मेहनत में भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। जी। 12th का एग्ज़ाम जैसे ही आने लगा, तो स्कूल में हर तरह के फैमिली के बच्चे थे। हमारे पिताजी तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको नहीं पता क्या करना। वो एक ही सलाह देते थे कि पढ़ा करो। उनको बस ये विश्वास था कि पढ़ाई कोई अच्छी चीज़ होती है, जी। करनी चाहिए पढ़ाई, और पढ़ाई करने से कुछ अच्छा ही हो जाएगा। तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे चर्चा करते थे कि 12th के बाद में कोटा वगैरह प्रिपरेशन करने के लिए जाएँगे। तो मैं भी घर पे जाके बोला कि मुझे भी जाना है। तो इस तरह से कोटा चले गए, और कोटा जाने के बाद में महसूस हुआ कि साइंस क्या होती है, पढ़ाई क्या चीज़ होती है, और पढ़ाई से अपन क्या अचीव कर सकते हैं। वहाँ बिल्कुल पूरे देश के बच्चे साथ में पढ़ते थे, तो वहाँ पे अनुभव हुआ कि पढ़ाई आपको बहुत ऊँचाइयों तक ले जा सकती है। उसके बाद में मैंने चेन्नई से अपना ग्रेजुएशन किया, इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन किया, और मैं 2008 में जब कॉलेज से पास आउट हुआ, तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में मेरी जॉब भी लग गई थी। जी। लेकिन उससे पहले ये निर्णय ले लिया था कि आगे चल के सीकर में कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट शुरू करेंगे। जी। 2008 में हमने डिसाइड कर लिया था, और उसके बाद में हमें उसी सेक्टर में जाना था, तो कोटा में या अन्य जगह पढ़ाने का अनुभव लिया, और उसके बाद में 2014 में मैट्रिक्स का जो है वो हमने शुभारंभ कर दिया। और उसके बाद की जर्नी हमारे बच्चे भी जानते हैं, अभिभावक भी जानते हैं, और आप भी जानते हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। इस पूरी जर्नी में से दो बातें निकल करके आई कि एक तो गांव से निकलने वाले बच्चे को सिर्फ पढ़ाई नहीं सर, पढ़ाई के अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ों पे संघर्ष करना पड़ता है, जी, जीवन बिल्कुल। जीने को लेकर, उसके लाइफ़स्टाइल को लेकर। और फिर जब बच्चा 11th-12th में इतना मैच्योर नहीं होता, बाहर निकलता है। अभी सर मैट्रिक से एक बहुत अच्छी जर्नी के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक सवाल मन में आता है जो मेरे मन में भी आता है, हर अभिभावक के आता होगा, कि जब भी हम कोचिंग्स की बात करते हैं, तो कोचिंग्स में रिजल्ट्स बहुत मायने रखता है, और रिजल्ट्स में भी ऐसा होता है कि टॉपर्स कितने आए, टॉप रैंक देने वाले बच्चे कितने आए। कई बार उन टॉप रैंक देने वाले बच्चों के चक्कर में हमारे जैसे जो गांव के आए हुए बच्चे हैं, वो बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं।
और टॉपर्स की जो छाया होती है वो इतनी बड़ी हो जाती है कि सामान्य बच्चा वहां से कर नहीं पाता। प्लस एक चीज और होती है सर, कोचिंग में आने के बाद में बच्चा फोकस लेकर आ जाता है, मुझे आईआईटी करना है, मुझे नीट करना है, लेकिन हर बच्चा तो आईआईटी और नीट में नहीं पहुंचेगा। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय जो कोचिंग्स का 11 12 है उसके साथ और उसके बाद वाला समय होता है, वो बच्चा वहां लगा देता है और उसके बाद में कई बार वो आईआईटी में नहीं जा पाता है, नीट में नहीं जा पाता। तो सर हम मैट्रिक्स में ये कैसे इंश्योर करते हैं कि एक तो हर बच्चे पर पूरा फोकस होगा और हर एक बच्चा यहां से जाने के बाद कुछ ना कुछ तो ऐसा लेकर के जाएगा कि वो जीवन उसका जो है वो सफलता की ओर आगे बढ़े। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं सब और जो पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, उनके दिमाग में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होना ही यही चाहिए, ठीक है, जो आपने मुझसे पूछा। जी। तो मैं आपको बता दूं कि डे 1 से लेके डे लास्ट तक हम जो बच्चों को लगातार बात बताते रहते हैं, वो ये है और जो हम करते हैं बेसिकली कि बहुत अच्छा बच्चा होगा, उसकी हम रैंक भी इंश्योर करेंगे, क्योंकि जो अच्छा बच्चा होता है वो रैंक एक्सपेक्ट करता है खुद से, उसके पेरेंट्स भी एक्सपेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली हम रैंक लाने के लिए ही भी ट्राई करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन मैंने देखा है, कोटा में भी था, कि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो केवल टॉप रैंक तक की ध्यान रखते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आप जाओगे तो केवल टॉप रैंक, कोटा वगैरह की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में भी आप देख सकते हैं, केवल कुछ ही बच्चों की फोटो मिलेगी। लेकिन हमारा शुरू से ये रहा है कि हर बच्चे में इंप्रूवमेंट किया जाए, हर बच्चे में इंप्रूवमेंट किया जाए। रैंक देने वाला बच्चा है वो रैंक दे, और एक जनरल बच्चा है थोड़ी मेहनत करके वो आईआईटी या नीट में सिलेक्शन दे, उससे थोड़ा सा कम परफॉर्म करने वाला बच्चा वो एनआईटी में जाए, और उससे मान लीजिए अकेडमिकली थोड़ा सा पीछे बच्चा है वो देश के और भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं आईआईटी एनआईटी के अलावा, वहाँ पे वो जाए। उसके अलावा मैं बच्चों को, पेरेंट्स को ये कहता हूँ, एक बात बार बार मैं कहता हूँ, शायद हर बच्चा मेरी इस बात को याद करेगा इस वीडियो देखने के बाद में, कि बेटा आप यहाँ पे अगर मेहनत करोगे, अगर आप जितने भी साल यहाँ पे मैट्रिक्स में हमारे साथ पढ़ोगे, यहाँ पे अगर आप मेहनत करोगे ईमानदारी के साथ, तो कहीं ना कहीं जिंदगी में आप आईआईटी जाओ, एनआईटी जाओ, मेडिकल कॉलेज जाओ, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिंदगी में कहीं ना कहीं आप इस पढ़ाई के दम पे जो आप 2 या 3 साल करने वाले हो, उसके दम पे आप लाइफ में कहीं फर्स्ट ग्रेड से नीचे नहीं रहोगे, ठीक है। और ऐसे मेरे पास विष्णु जी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे लगभग 5 या 6 साल पहले हमारे पास एक बच्ची पढ़ती थी, वो 1 साल के लिए तैयारी करके आई, किसी आसपास के छोटे स्कूल से उसने पढ़ाई करी, और उसके बाद में वो बहुत मेहनत करती थी, लेकिन उसका फिर भी आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो सका। कुछ बच्चे याद रह जाते हैं, लगातार वो टीचर से मिलते हैं, तो वो कई बार निराश भी होती कि सर मैं तो पढ़ाई करती हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरे को पढ़ाई करने का क्या फायदा। ये कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं कि मैं तो सिलेक्शन के नजदीक नहीं जा रहा हूँ तो मेरा पढ़ाई करने का क्या फायदा। तो मैं उसको ये कहता था कि बेटा आप पूरे मन लगा के पढ़ाई करो, आपको पढ़ाई का जो है वो बेनिफिट मिलेगा, आप जरूर मिलेगा। अभी पिछला जो एसएससी का रिजल्ट आया था, एसएससी एग्जाम आप जानते हैं, तो उसमें उस लड़की की बहुत अच्छी रैंक आई है। आई थिंक वो एसएससी में उसको बहुत ही अच्छी पोजीशन मिलेगी कहीं ना कहीं। तो उस लड़की ने वो मेरे पास आई बिकॉज वो जुड़ी हुई थी उसी समय से। तो उसने मेरे को एक बात बताई कि सर भले ही मैंने एसएससी की प्रिपरेशन करी हो, लेकिन यहाँ पे जो मैंने सीखा कि एक टेस्ट को कैसे मैनेज किया जाता है, एक सिलेबस को कैसे मैनेज किया जाता है, और एग्जाम का जो प्रेशर होता है उसको कैसे मैनेज किया जाता है, ये सारी जो मैंने एक ट्रेनिंग ली थी, वो मेरी ट्रेनिंग यहाँ कंप्लीट हो गई थी। तो भले ही मुझे एसएससी के लिए थोड़ा नया सिलेबस करना पड़ा, लेकिन नई स्किल डेवलप नहीं करनी पड़ी। तो मेरा ये मानना है कि जो बच्चा यहाँ पे मेहनत करेगा, आजकल तो बहुत सारे पेरेंट भी अवेयर हो गए हैं, वो भी कहते हैं कि सर हमारा बच्चा सेलेक्ट हो या ना हो, लेकिन इंप्रूव करना चाहिए बच्चा, और ये हमारा एम रहता है कि जो बच्चा यहाँ पे आया वो इंप्रूव करके जाए। सर एक सवाल और मन में आता है कि जो कोचिंग्स हैं वो 11 12 में फाउंडेशन के साथ में स्टार्ट होती हैं, चाहे वो नीट की बात करें, जेई की, आईआईटी की बात करें, तो पेरेंट्स के मन में एक शंका रहती है कि चलिए हमने बच्चे को फाउंडेशन में डाला, वो प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन हर बच्चा आईआईटी नहीं पहुंचेगा। ऐसा ना हो कि कहीं आईआईटी पाने के चक्कर में या नीट पाने के चक्कर में उसका बोर्ड भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, क्योंकि बोर्ड तो उसके लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है, चाहे आगे की चीजों में भी काम आए। तो मैट्रिक्स में ये कैसे इंश्योर करते हैं कि उनका बोर्ड कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा? हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे पेरेंट्स एडमिशन के टाइम पर ये सवाल हमसे पूछते भी हैं, और इसका जवाब मैं आपको थोड़ा डिटेल से देना चाहूँगा। जैसे बहुत सारे बड़े शहर हैं, जैसे आप दिल्ली में जाओ या मुंबई जाओ या कोटा भी आप कह सकते हो, तो वहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम आपका फाउंडेशन कोर्स बढ़िया से करवा देंगे। बोर्ड की जिम्मेदारी जो है वो बच्चों पे खुद पे छोड़ देते हैं। तो हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे हैं, कहीं मैथ्स का ट्यूशन कर रहे हैं, मतलब फाउंडेशन कंप्लीट होने के बाद बोर्ड के लिए, कहीं इंग्लिश का ट्यूशन वो अलग से कर रहे हैं। इस तरह से वो बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि उनको एक ही जगह पे सारी प्रिपरेशन नहीं मिल पाती है। तो ये हम किस तरह से मैनेज करते हैं, ये मैं आपके माध्यम से डिटेल से बताना चाहूंगा।
देखिए 11th क्लास में कोई बोर्ड नहीं होता, तो 11th क्लास में हमारा फोकस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पे ही रहेगा। अब जैसे कोई बच्चा मान लीजिए इस साल मई में हमारे पास आया है, तो अगले साल मार्च तक हम उसका 11th क्लास कंप्लीट कर देंगे। मार्च के बाद में अप्रैल से लेके अगले साल सितंबर तक हम उसका 12th क्लास का फाउंडेशन कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद में जैसे मैंने कुछ जगहों का आपको एग्जांपल दिया, वहां पे बच्चों को फ्री छोड़ दिया जाता है कि भाई हमने आपका फाउंडेशन करवा दिया और कुछ टॉपर बच्चों को साथ में पकड़ लिया जाता है और बाकी अब तुम अपना देखो। जबकि हम लोग क्या करते हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 4-5 महीने जो होते हैं उनमें बच्चों की प्रॉपर बोर्ड क्लास लगाते हैं, जैसे स्कूल में बोर्ड क्लास लगाई जाती है। आपको बता दूं कि हमारे जो बच्चे चाहे जेईई की प्रिपरेशन करें, नीट की प्रिपरेशन करें, उनके लिए हमारे पास बोर्ड फैकल्टी मेंबर की फाउंडेशन से सेपरेट एक डेडिकेटेड टीम है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये भी कवर किए जाते हैं। कई बार ये लगता है कि फाउंडेशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ा दिया, तो कई बार पेरेंट्स और बच्चे पूछते हैं कि सर दोबारा पढ़ाओगे कि नहीं बोर्ड के लिए? तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी दोबारा पढ़ाते हैं। उसके अलावा उनके अदर सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिकल एजुकेशन है, वो भी हम पूरा डेडिकेटेडली, जैसे आप एक नॉर्मल स्कूल में बोर्ड की तैयारी देखते हैं वैसा हम करवाते हैं। उसके अलावा उन बच्चों के प्री बोर्ड टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराते हैं, प्री बोर्ड के आंसर सीट उनको वापस पहुंचाते हैं। उसके अलावा इनफैक्ट बोर्ड के जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं उनकी भी डाउट क्लास वगैरह हम लगाते हैं कि किसी बच्चे को अगर अलग से कोई गाइडेंस की जरूरत है। तो इतना सब करने के बाद में हमारे बच्चों के लिए मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम एक बहुत ही आसान एग्जाम हो जाता है। हंसते खेलते बोर्ड एग्जाम दे के आते हैं, बहुत अच्छे परसेंटेज लाते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत बार तो ऐसा भी हुआ है कि जो बच्चे यहाँ पे 12वीं के साथ आईआईटी में भी सिलेक्ट हुए हैं और वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में साइंस के टॉपर भी रहे हैं, जिस तरह की हमने प्रिपरेशन कराई है उसी के दम पे। तो मैं पेरेंट्स को ये बता देना चाहूँ कि बिल्कुल बोर्ड की चिंता की कोई बात नहीं है। हम यहाँ पे पूरा इंश्योर करेंगे कि जेईई और नीट के साथ साथ बोर्ड में बहुत अच्छे परसेंटेज आप लोगों के आए। सर एक सवाल और है, आप भी मैं भी उस उम्र से गुजरे हैं। मेरे पास एक बार एक पेरेंट्स आए थे, उन्होंने मेरे से कहा कि सर मुझे अपनी बच्ची पर पूरा विश्वास है लेकिन उसकी उम्र पर विश्वास नहीं है। ये जो 11वीं 12वीं का दौर होता है ये युवावस्था के बिल्कुल ऊर्जामय दौर होता है, उसमें बच्चे में बहुत एनर्जी होती है और इसमें डाइवर्जन का समय भी होता है। अब उसी समय बच्चे आपके पास आते हैं और वो भी अपने जीवन की सबसे बड़ी तैयारी करने के लिए। तो सर उनकी जो उम्र है, जो खतरनाक उम्र मानी जाती है, उसमें भी उनकी एनर्जी चैनलाइज होकर के और केवल उनके करियर की दिशा की ओर आगे बढ़े, ये मैट्रिक्स में सर कैसे इंश्योर करते हैं? काउंसलिंग, क्योंकि मैंने कई बच्चों से बात करने पर मुझे पता चला है, एक बच्चे का मैंने इंटरव्यू लिया था, उस बच्चे ने भी मेरे से कहा था, उसके पेरेंट्स ने भी, कि हम आरबी सर से मिले थे तो मुझे ये श्योर हो गया था कि बच्चे को सही हाथों में सौंप रहे हैं। तो ये जो इसमें कैसे इंश्योर करते हैं सर ये चीज? नहीं देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि आप ये नोटिस करोगे कि सोसाइटी में अच्छे रास्ते पे जाने वाले लोग हो या बुरे रास्ते पे जाने वाले लोग हो, यहीं से वो गाड़ी पकड़ते हैं, इसी उम्र के इस पड़ाव से गाड़ी पकड़ते हैं, चाहे बुरे रास्ते की पकड़ी हो किसी ने, चाहे अच्छे रास्ते की पकड़ी हो। तो बिल्कुल हम इसके लिए 3-4 काम करते हैं। सबसे पहले तो हम लगातार बच्चों के सेशंस वगैरह करते रहते हैं। जैसे 11th क्लास में बच्चों के कई बार सेशन करते हैं, 12th क्लास में करते हैं। तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बच्चों को ये बात पास करते रहते हैं कि लाइफ में आज के समय में आपको अगर हाइट पे जाना है या अच्छा करना है, तो आपके लिए 11वीं 12वीं और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल आप और समझ सकते हैं। तो बच्चों के दिमाग में बार-बार ये बात डाली जाती है कि वो पूरा का पूरा इन 3 साल में जो फोकस है, वो अपने एकेडमिक इम्प्रूवमेंट पे रखें। उसके अलावा क्लासरूम में भी जो भी सभी फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो भी एंश्योर करते हैं कि बच्चों में एक पॉजिटिव एनर्जी इस तरह से बनाई कंटिन्यू करी जाए ताकि वो बच्चा डाइवर्ट ना हो इधर-उधर। उसके अलावा कुछ काउंसलिंग हम ऐसे भी करते हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स की सेपरेट करते हैं। हमारे यहाँ बहुत एक्सपर्ट फीमेल काउंसलर भी हैं, जो हमारी जो बेटियां हैं उनको अलग से 1 to 1 उनको काउंसलिंग करके उनको सारी बातें एक्सप्लेन करी जाती हैं कि ये टाइम उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से हमारे पास सेपरेट मेल काउंसलर भी हैं। तो हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं इस चीज़ का, बिकॉज हम जानते हैं कि टैलेंट है बच्चे में, लेकिन उसने चैनलाइज नहीं किया इन 2-3 साल में, तो उसका टैलेंट वेस्ट हो सकता है। और एक बार आपका समय निकल गया, फिर टैलेंट भले कितना ही हो, वो किसी काम का है नहीं रहता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। आज मैट्रिक्स जो है वो मुझे लगता है कि शैशवावस्था से बाहर निकल करके और समाज को देने की दिशा में आ चुका है, उस अवस्था में आ चुका है। और मुझे लगता है कि शेखावाटी ने भी बहुत सहयोग किया है सर हम सबका, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ पाए। कहीं ना कहीं एक ये भी बहुत मायने रखता था कि हम जिन परिवारों से आए, जिस समाज से आए, हमने उन पीड़ाओं को देखा है, झेला है, इसलिए वो पीड़ाएं हमें आने वाले बच्चे में भी दिखती है कि उसको कैसे उसका सोल्यूशन किया जाए। तो सर मैं ये चाहूंगा कि शेखावाटी से, अभिभावकों से, यहाँ के बच्चों से
आप अपनी इस पूरी यात्रा के माध्यम से जो अब तक की रही है और आगे उसको किस रूप में ले जाना चाहते हैं, अभिभावकों से क्या मतलब अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल मैं आप ये बात आपने सही कही कि अभिभावकों ने हमारा बहुत सहयोग करा है और हमारी मेहनत जो है उसको अप्रिशिएट किया है। हम ऐसे बहुत हाई-फाई मार्केटिंग या मतलब ऐसे कुछ भी हम काम हमें ना आते हैं, हमने ना ज़्यादा इन पे भरोसा रखा है, नहीं कभी हमने करे हैं। लेकिन हमने क्लासरूम में बच्चों के साथ जो मेहनत करी है ना, उसको बहुत ही रिकॉग्निशन मिला है। ठीक है? और मैं उनको भी ये कहना चाहूँगा पेरेंट्स को भी कि आपने जो हम पे भरोसा किया है उसके बदले में हमने आपके भरोसे पे खरे उतरने के लिए खूब मेहनत करी है और हम आगे भी आपके आशीर्वाद से मेहनत करते रहेंगे। आपको बता दूं कि 2014 में जब मैट्रिक शुरू करी थी तो बहुत ही कम बच्चे आईआईटी में जा पाते थे। पुराने पेरेंट्स से शायद वो इस बात को जानते भी हैं। और हमारा पहला रिजल्ट है अगर उसकी बात करूं 2014-15 के सेशन का जो रिजल्ट आया था उसमें लगभग 60-65 बच्चे आईआईटी और एनआईटी गए थे। और इस बार मैं बता दूं विष्णु जी कि हमारा जो मतलब अभी 10 साल का समय हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले जो हमारा अगला रिजल्ट आएगा, उसमें 600 से ज़्यादा बच्चे जो है, वो आईआईटी और एनआईटी जाएँगे। मैं केवल आईआईटी और एनआईटी की बात कर रहा हूँ। तो मुझे खुशी है कि 10 साल से कम समय में हमने रिजल्ट को 10 गुना कर दिया है। और ऐसे ही रिजल्ट आने वाले समय में आपको नीट में और स्कूल लेवल पे जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उनमें भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि शिक्षा किसी व्यक्ति को कितना बदल सकती है और कितनी ऊंचाई दे सकती है। आज आरबी सर से हमने जाना कि भले हम लोग जन्म हमारा जहाँ भी हुआ हो, जिन भी गलियों में हुआ हो, संस्कार माता पिता के श्रेष्ठ हों, दिशाएं ठीक हों, अच्छे हाथों में हम जाएं और ये विश्वास करें कि शिक्षा हमें बदल करके रख सकती है, शिक्षा हमें ऊंचाइयां दे सकती हैं। तो वाकई में आपके लिए कोई आसमान बड़ा नहीं होता। जितने भी बच्चे अभिभावक देख रहे हैं, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को सही हाथों में सौंपिए, क्योंकि वो तो कुम्हार की अनगढ़ मिट्टी की भांति होते हैं। आपने यदि सही हाथों में सौंप दिया तो वहां से वो उनको शिवाला बना करके और संसार का गरल पीने वाले, संसार का दुख दूर करने वाले लोगों के रूप में तैयार कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।